आपके साथ और आप देख रहे हैं जी सलाम का प्राइम टाइम शो। आज का मुद्दा, साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसान की एक नजर हल पर और एक नजर दिल्ली पर होनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी यूपी के उस हिस्से की नुमाइंदगी करते थे जो कि मगरिबी यूपी के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी। इसे गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है। मुल्क का 50% गन्ना यहां के किसान पैदा करते हैं और इसे जाटलैंड भी कहा जाता है। यहां पर बरसों से जाट मुस्लिम गठजोड़ सियासत को सीधे तौर पर मुतासिर करता रहा है। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में मोदी लहर में बीजेपी ने वेस्ट यूपी की सभी 29 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की थी। उस वक्त आरएलडी, सपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग लड़े थे, जिसमें आरएलडी का सुपड़ा साफ हो गया था, बाकियों का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन इस बार हालात जुदा है। अपोजिशन ने वोट बंटने से रोकने का जबरदस्त बंदोबस्त कर रखा है, तो किसान, रोजगार और विकास भी यहां पर बड़े मुद्दे हैं। कई सीटों पर मुकाबला सहरुखी यानी कि त्रिकोणीय हो गया है। इसी पर हम बात करेंगे। मगरिबी यूपी में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। हमारे पास 5 सवाल हैं। आइए वो 5 सवाल मैं आपको दिखा दूं। आज का पहला सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा चलेगी, वो ये है कि मगरिबी यूपी का सियासी हिसाब किताब किसके फेवर में। दूसरा सवाल, कई सीटों पर सहरुखी मुकाबले में किसको फायदा होगा, यानी त्रिकोणीय मुकाबले में कौन फायदा उठाकर ले जाएगा। तीसरा सवाल, क्या गन्ना किसानों का झुकाव इस बार किसी और तरफ जाएगा या वो बीजेपी के ही साथ रहेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने कई बड़े वादे किए थे और दावा है उत्तर प्रदेश सरकार का कि गन्ना पेमेंट को उन्होंने बेहतर बनाने की कोशिश की है। चौथा सवाल, क्या अपोजिशन मुस्लिम जाट दलित वोटर को अपनी तरफ ला पाएगा। यह एक बहुत अहम सवाल है। और आज का 5वां सवाल, क्या बीजेपी मगरिबी यूपी की अपनी 29 सीटें बचाने में कामयाब हो पाएगी। ये तो हो गए 5 सवाल, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और समझाता, चूंकि आज सियासी समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। 11 अप्रैल को जहां पर वोटिंग है और लोकसभा इंतखाबात के पहले फेज में ये इन पर वोटिंग होनी, खासतौर से 8 सीटें जो हैं मगरिबी उत्तर प्रदेश की। वहां पर मगरिबी उत्तर प्रदेश की आवाम गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। इन सीटों पर कई मरकजी वजीरों के साथ साथ दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। गाजियाबाद में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर में केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, बागपत से मरकजी वजीर सत्यपाल सिंह सहित रालोद यानी आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह और कांग्रेस के लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने इन सभी 8 सीटों पर भी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया, कि एसपी, बीएसपी, आरएलडी का जो इत्तेहाद है वो कहीं ना कहीं वोट को बिखरने से रोकने की पूरी ताकत लगाए हुए है और बीजेपी के लिए चुनावी राह को मुश्किल कर रहा है। लेकिन कांग्रेस ने भी कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतार करके मुकाबले को त्रिकोणीय यानी सहरुखी बना दिया। कांग्रेस ने बिजनौर सीट पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को टिकट दे दिया। इस सीट पर मलूक नागर गठबंधन के उम्मीदवार हैं। कुछ ऐसा ही त्रिकोणीय मुकाबला सहारनपुर सीट पर भी देखने को मिल रहा है। यहां पर इमरान मसूद कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार हैं और वो पिछले बार खासा वोट ले चुके हैं, लेकिन मायावती ने यहां पर अपना कैंडिडेट उतार दिया। ऐसे में यह मुकाबला बहुत दिलचस्प बन गया है, जबकि यहां पर गठबंधन के हाजी फजलुर रहमान मायावती के उम्मीदवार हैं। तो आमने सामने अब ये 2 उम्मीदवार हो गए हैं। लोगों को लग रहा है कि कहीं बीजेपी इसका फायदा उठाकर ना ले जाए। आरएलडी, एसपी और बीएसपी गठबंधन के साथ मिलकर जाट वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश में है। तो मुद्दों की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने कहा, गन्ना किसान का एक बड़ा हिस्सा यहां पर रहता है, तो गन्ना किसान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा मिल मालिकों की मनमर्जी और भुगतान की समस्या से गन्ना किसान अभी भी परेशान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मेरठ में कहना पड़ा था कि हमने इसको बेहतर बनाने के काम शुरू कर दिए हैं। आपका जो भी अब बकाया है, पहले तो हमने बड़ा बकाया उसको छोटा करने की कोशिश की और उसके बाद अब हमारी कोशिश है कि जल्दी जल्दी आपको समय पे भुगतान होने लगे। इस बार चुनाव में गन्ना भुगतान एक बड़ा मुद्दा है। मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा घूम कर आया हूं। मैंने देखा कि गन्ना किसान का मुद्दा यहां पर बड़ा हावी है और वो फैसला कुन भी होगा। बीजेपी की कोशिश अपने 2014 के कारनामे को दोहराने की है, लेकिन गठबंधन और कांग्रेस के नए समीकरणों से मुकाबला इस बार चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंज भरा हो सकता है। आइए इस पर बात करते हैं। मैंने
देखना दिलचस्प होगा। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं अशोक ठाकुर जी को हमने बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और आप डायरेक्टर हैं नेफेड के, और इसलिए खासतौर से आपको बुलाया गया है। किसानों के मुद्दे पर भी सर मैं आपसे बात करूंगा। मेरे साथ कमलाकर त्रिपाठी जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सर आपका भी स्वागत है। मनीष गुप्ता जी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर। सर खैर मकदम है आपका। और आरएलडी के स्पोक पर्सन एडवोकेट एसके मुखर्जी साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। सर स्वागत है आपका, खैर मकदम है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, प्रेसिडेंट है किसान शक्ति संघ के और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। गन्ना किसानों पर, मगरबी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर आप बेहतर तरीके से रोशनी डाल पाएंगे। शहजाद आलम बर्नी साहब भी मेरे साथ होंगे, जो कि लीडर है समाजवादी पार्टी के और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी सर खैर मकदम है। आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, इस बातचीत की। सबसे पहले मैं किसानों की बात से शुरुआत करता हूं। किसान यहां पर फैसला कुन है। 35 लाख किसान मगरबी उत्तर प्रदेश में हैं, जो कि सीधा असर डालते हैं कहीं ना कहीं इंतखाबात में। मैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले पुष्पेंद्र सिंह जी, किसानों का जो मुद्दा है, हम गए लोगों के बीच में, गन्ना किसानों का पेमेंट, चीनी मिलों के साथ उनकी हमेशा ठनी सी रहती है। लेकिन बीजेपी सरकार ने जब उत्तर प्रदेश में बनी थी तो वादा किया था बनने से पहले कि 14 दिन के भीतर उनका पेमेंट हम करीब करीब सारा कर देंगे। उसके बाद हालांकि ऐसा होता नहीं है, चीजें अपने मामूल पर चलती हैं, अपने हिसाब से चलती हैं, लेकिन फिर भी किसान मुतमईन नजर आए, संतुष्ट नजर आए। लेकिन हां, यह मुद्दा है, बाकी सियासी जमातें इस पर अपने वादे कर रही हैं। कैसे हम देखें? देखिए, ये जो पहले फेज का चुनाव होने जा रहा है 8 सीटों पर, इसमें केवल गौतम बुद्ध नगर सीट को छोड़ करके बाकी 7 सीटों पर ये गन्ने की जो फसल है, ये मुख्य फसल है। बेशक इसमें मैं आपको आंकड़ा बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग गन्ने का बकाया करीब 15,000 करोड़ के आसपास है, और इसमें से आधा यानी कि लगभग 7,000 करोड़ रुपया जो है, यही जो है बेल्ट जो है, इसका बकाया है। तो कहीं ना कहीं गन्ने के पेमेंट का बड़ा मुद्दा इसलिए बन जाता है कि एक तो फसल मुख्य हो गई, दूसरा इस फसल को जो है पैदा करने में इन्वेस्टमेंट और मेहनत और 1 साल का समय लगता है। उसके बाद यदि 1 साल बाद पेमेंट मिले तो आप समझ सकते हैं कि किसान की क्या हालत होगी, कि उसके की पढ़ाई है, बिल है, या दवाई है, या अन्य खर्चे हैं, उसको पूरा करने के लिए उसको कहीं ना कहीं साहूकार पे या उधारी पर भी डिपेंड होना पड़ता है। जैसा आपने कहा कि 14 दिन में पेमेंट का इन्होंने वायदा किया था, और जो शुगर कंट्रोल एक्ट है उसके अनुसार भी 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए, और 14 दिन के बाद यदि पेमेंट होता है तो 15% का जो है पर एनम का ब्याज भी देय है। बिल्कुल। तो ना तो इन्होंने चौधरी साहब, ये कितना बड़ा मुद्दा है, इसका एहसास उसी से होता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब मेरठ में अपनी रैली की शुरुआत करते हैं तो वो गन्ना किसानों को लेकर के सफाई देते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने वादे रखते हैं। हमने लोगों से भी बात की थी इस पूरे इलाके में, लगातार मुल्क का मूड प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर भी गए थे, बड़ा गन्ना बेल्ट है वो। वहां पर वो ये कह रहे हैं कि पहले से, पिछली सरकारों से बेहतर हालत है गन्ने के पेमेंट के मामले में, पहले से बेहतर हुआ है। सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन बेहतरी की तरफ गामजन है, ये वो कह रहे हैं। अब इसको हम कैसे देखें? देखिए, ऐसा है कि पहले से बेहतर इसलिए नहीं मान सकते इस बात को, क्योंकि परसेंटेज वाइज अगर आप देखें, आज तक जो है यूपी में लगभग 25-26 हजार करोड़ का गन्ना गया है, उसमें से 15-16 हजार करोड़ का बकाया हो गया है। तो 50% का रेशो पेमेंट का है लगभग, और इतना ही पहली सरकारों में रहता था। ये एक बात इनके पक्ष में जरूर जा रही है कि गन्ने का प्रोडक्शन ही काफी बड़ा है। पहले जो है, जो 27-28 हजार करोड़ का गन्ना पूरे सीजन में होता था, वो 35,000 करोड़ के आसपास का होने लगा है। ये इनके फेवर की बात है कि ठीक है भाई, गन्ना ही क्योंकि ज्यादा हो गया तो हमने पेमेंट किया, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखें कि टोटल गन्ना जो सप्लाई हुआ उसका अभी ये लगभग 55-60% के आसपास ही पेमेंट कर पाए हैं, और बाकी बकाया है। और दूसरी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बन गया है ग्रामीण क्षेत्र में, वो चाहे पूरे यूपी की आप बात कर लें, वो है आवारा पशुओं का मुद्दा। इनकी गलत है ये मुद्दा भी। जी जी जी, गौ रक्षा की नीतियों से और उस अन्य कारणों से जो है आवारा पशु ढेरम ढेर घूम रहे हैं, सैकड़ों आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। उसके विषय में भी हमें आशा है कि ठाकुर साहब कुछ जो है माकूल इसका कोई हल सुझाएंगे। ठीक है, ये बात आपने सही रखी और आपने एकदम सटीक बात रखी। ये मुद्दा हम खुद लोगों के बीच सुनकर आ रहे हैं, इसलिए हमें पता है ये बड़ा मुद्दा है और इस पर वोटिंग होगी। ये भी सच है, किसान बेदार हैं, किसान जागरूक हैं, उनको अपने मुद्दों का पता है। सियासी बिसात पर गन्ना किसान मोहरे की तरह इस्तेमाल
होता है क्या, यह भी एक बड़ा सवाल है। मनीष जी, मैं पहले आपके पास आता हूं, फिर मैं सियासी दलों के पास जाऊंगा। जरा मैं थोड़ा सा राजनीतिक जो गणित है उसको समझ लूं, उसके बाद राजनीतिक दलों की तो बात, वो अपनी अपनी बातें और अपनी उपलब्धियां बताएंगे और वादे भी बताएंगे। मनीष जी, सियासी बिसात पर गन्ना किसान इस बेल्ट में, और जहां पर पहले चरण में खासतौर से मतदान होता है, हम तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन ये 8 शुरुआती सीटें जहां पर 11 तारीख को मतदान है, होता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से होता है। आप ये समझिए, हमारे देश में किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सबसे ज्यादा छला गया है। बड़े बड़े वादे हर पार्टी लगातार करती चली जाती है और किसान इस आस में वोट देता है, कभी इसको कभी उसको, कि इस बार तो बेहतरी होगी। देखिए, हमारे देश में कभी कृषि को उद्योग का दर्जा ही नहीं दिया गया। अगर कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया होता तो आज कृषि की हालत बहुत अच्छी होती। हमारे देश में कृषक को अमीर होना चाहिए, वो सबके लिए खाने पीने की चीजों का निर्माण और उन्हें उगा रहा है। तो निश्चित रूप से किसानों की नाराजगी जरूर भारी पड़ सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने किसी डिबेट में भाजपा के नेता को कहते हुए सुना था कि योगी सरकार ने अपने समय के गन्ने का सारा पेमेंट कर दिया है, जो पेंडिंग है वो पिछला रह गया है, वो भी इस साल जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। अगर वो ऐसा सच है तो निश्चित रूप से किसानों को ठीक संतुष्टि मिली होगी। तो मेरा नहीं, फिर पीएम क्यों कह रहे हैं कि आपकी एक एक पाई दिलाई जाएगी? वो इतना बार कह रहे हैं कि इस साल का पैसा इसी साल मिल रहा है। हाँ, इतना वो कह रहे हैं। देखिए, जब एक सर्कुलेशन को तोड़ने के लिए एक स्टेज पर जाके आपको डबल एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो ओवरलैपिंग सिचुएशन है वो ठीक होगी। तो संभवतः इस साल या अगले साल अगर नरेंद्र मोदी जी आप आए तो ये ओवरलैपिंग अगर बंद हुई तो उसी साल में गन्ने का भुगतान मिलना चाहिए, तभी किसान हमारा खुशहाल होगा। और ये किसानों की ये स्थिति अगर थोड़ी ठीक हुई है या ना हुई है, दोनों ही स्थिति में ये चुनावों उन सीटों पर निर्णायक फैसला करने वाले। चलिए, मैं आऊंगा सर आपके पास। अब मैं अशोक ठाकुर जी के पास जाना चाहूंगा। अशोक ठाकुर जी, आज कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर, अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। बहुत बड़े बड़े उसमें वादे हैं। 72,000 वाला जो वादा है उसकी चर्चा हमने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। मनरेगा के तहत उन्होंने कहा कि हम और रोजगार के दिनों को बढ़ा देंगे। सरकारी नौकरियों के, मैंने जब बेरोजगारों से बात की तो ये मसला था उनका, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि हम 22 लाख सरकारी पद भरने जा रहे हैं। कैसे हम इंतखाबी मंशूर को देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इससे जोड़कर कैसे देखें? वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त कामयाबी पिछले बार हासिल की थी, सारे उस वक्त के धुरंधरों को धूल चटा दी थी। इस बार टफ फाइट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इतना आसान रास्ता नहीं है। ये एक सच्ची और कड़वी सच्चाई है। गन्ने की मिठास है लेकिन सच्चाई जरा कड़वी है। देखिए, पहले तो गन्ने की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा गन्ने के बारे में बताना बहुत बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। अभी हमारे मित्र साथी ने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया कि 24,000 से 25,000 करोड़, मैक्सिमम 26,000 करोड़ फ्लक्चुएशन में गन्ना 27,000 करोड़ तक इसी दौरान पैदा होता था एक वर्ष में। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2 वर्षों में 58,000 करोड़ की पेमेंट करी है। इट इज मोर देन बट वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस पीरियड। अगर आप देखें उससे ज्यादा है। और दूसरी बात, जो एक अच्छी बात यह आई है कि हमारी सरकार के जो सार्थक प्रयास हुए उसके कारण गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। किसान हमने किसानों से बात की, सुनी ना, वो कह रहे हैं भुगतान की जो पर्ची है उसका पेच बड़ा फंसता है, वास्तविक किसानों को पर्ची ही नहीं मिलती है। ये भी सच्चाई है, यहाँ पर बहुत सारे पेच है। आप जानते हैं कि कैसा क्या होता है। मैं उसमें भी आ रहा हूँ। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, उसको शॉर्ट आउट करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं, ये मैंने नेफेड में फेस किया था और हमने कैशलेस बिजनेस और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से इसको दूर किया है, एंड बाद में हम इसको आगे भी दूर करने वाले हैं। मेरा कहना यह है कि दूसरा, हमने एथेनॉल को परमिट करके जो है इसमें एक लिपि है। आप देखिए कि किसान का विश्वास बढ़ा तभी उत्पादन बढ़ता है, नहीं तो किसान उस खेती को छोड़ देता है जो घाटा होता है। तो यहाँ एक विश्वास हमारी सरकार में बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ गन्ने के मामले में हमको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर दूसरी धान गेहूं वगैरह की बात करें तो उसकी तो कई गुना खरीदी बढ़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब मैं आता हूँ जो आपने इसकी बात कांग्रेस की बात करी है। देखिए, कांग्रेस जो है वो इस देश से गरीबी हटाने के बहुत प्रयास कर रही है। और सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि देश में 30-40 लाख लोग जो झुग्गी और मलिन बस्तियों में रहते हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ी शर्म है और मैं इस देश को छुटकारा दिलवाऊंगा। और उसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम में 2 करोड़ हो गए। सोनिया गांधी जब 2014 में छोड़कर गई तो ये 15 करोड़ के आसपास है। ये इस तरह से गरीबी दूर, इनके वायदे ऐसे चलते हैं। मनरेगा की ही बात कर लीजिए आप,
इन्होंने मनरेगा का बजट कहा था उसमें 50,000 करोड़ और दिया 28,000 करोड़। हमारे समय में ये उनसे ज्यादा हो गया 60,000 करोड़। मेरा कहना है कि हमने तो जो पॉलिसी थी उसको भी ठीक से लागू करने का काम किया। दूसरा, करप्शन को हमने एरेडिकेट किया इसमें से। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि ये 150 दिन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में ये कभी भी 45 दिन से ऊपर नहीं गया पेमेंट। ये एक 45 दिन ज्यादा रोजगार नहीं है। 150 की बात कर रहे हैं। अरे जो 100 कहा था वही तो करके दिखा देते आप, वो भी 10 साल नहीं कर पाए। करने वाले किसान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं करेंगे, ये भी ऐलान है। नहीं, वो ठीक है, किसानों को मुतासिर करता है, प्रभावित करता है। आप देखिए ना कितना इस तरह के ऐलान सीधे तौर पर, जब किसानों की बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं, खासतौर से जहां इस वक्त 11 तारीख को, तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को। देखिए साहब, कांग्रेस तो वादों की पार्टी है। ये आजादी से लेकर अब तक वादों के अलावा किया क्या इन्होंने? कुछ किया होता तो ये गरीबी होती नहीं भाई। 40 लाख से जो 15 करोड़ हुए तो ये होते ही नहीं। ये किसकी देन है देश को? मेरा कहना है कि हमने तो 1.5 करोड़ मकान जो अभी बना कर दे दिए। इंदिरा आवास के नाम पर कितने साल ठगते रहे, किसी को मकान मिला क्या? और मिला तो कच्चे ढेर मिले, वो गिर गए। मेरा कहना यह है कि ये कांग्रेस के चरित्र को अब सारा देश जानता है और ये बार बार गरीबों को छलने की बात करते हैं। लेकिन अब इस देश की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आकर जिस तरह से गरीबों के लिए काम किया है, तो अब गरीब को यह विश्वास हो गया है कि अगर कोई पार्टी उसके लिए काम कर सकती है तो वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है वो कर रही है। चलिए, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मैं एक बार कमलाकर त्रिपाठी जी के पास भी जाना चाहूंगा। कमलाकर जी, हमने देखा वहां पर, अगर हम इन्हीं सीटों की बात करते हैं जहां पर 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कांग्रेस वहां पर है कई सीटों में, लेकिन कांग्रेस के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। जहां से गठबंधन का उम्मीदवार बेहतर परफॉर्म कर सकता था, निकाल सकता था, बीजेपी को सख्त फाइट दे सकता था, वहां पर आप लोगों ने आकर खेल बिगाड़ दिया। ये गठबंधन के लोगों का इल्जाम है। हम देख रहे हैं आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर में तगड़ी फाइट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। इधर हम देखते हैं सहारनपुर में इमरान मसूद ने मामले को टाइट बना दिया है। तो हम कैसे कांग्रेस के किरदार को, भूमिका को समझें? आप लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें, लेकिन कांग्रेस से बड़ी नाराजगी है, खासतौर से आपके जिनके साथ आपका गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन आपको लगता है कि आगे वही आपकी मदद करेंगे उन्हें। देखिए इमरान भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी सीट वार एनालिसिस तो आपने अभी किसी से ली नहीं है। बातें जो हो रही थी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता माने नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उस समय पॉपुलेशन क्या थी और आज पॉपुलेशन क्या है? पहली चीज, इस देश में अनाज का इंडिपेंडेंट अपना सारी चीजें करना, राशनिंग हटाना, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हुआ था। इनको ये पता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और आपको बता दूं, ऑपरेशन फ्लड से बीच में इसीलिए उनकी हत्या की जांच नहीं हुई। बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मरवा दिए गए वो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसानों के मरवा तो आपने जीते जी अडवाणी से लेकर सबको मरवा दिया। जांच तक नहीं करवाई। आप रहने दीजिए, मैं आपको किसानों के मसीहा को निपटा दिया ना। इन लोगों ने ये सारे जुमले इनके, झूठे वादे इनके, और सूट बूट की सरकार इनकी, सारे इंस्टीट्यूशंस को बंद करने का काम इन्होंने किया। ये बीएसएनएल बंद हो रही है, जियो का विज्ञापन करते हैं, एचएएल को डाउन करते हैं और अंबानी के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस ने, मैं आपको पूरी, एक पुराना शेर है कि आलम गुजरने को, मौसम बदलने को, और ये देश और प्रदेश संभलने को कांग्रेस के बिना राजी नहीं। कांग्रेस की जगह पर पूरे करके जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है। जहां चुनाव लड़ने के लिए आदमी जहां किसी को फायदा और नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है। हम लड़ रहे हैं, वो अपना लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। और इस देश में गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, ये सारे कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी पहले भी जो किया है, 72,000 करोड़ रुपया माफ करना हमने किया है। ये पूंजीपतियों का कर्जा माफ करते हैं। हम कहते हैं कि पेमेंट पहले से बेहतर हुआ है। हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे, लेकिन पहले से बेहतर। इमरान भाई, हुकूमतें थी, हम सब जानते हैं। इमरान भाई, पहले की हुकूमतों ने उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारी गन्ना मिलों तक को बंद करवा दिया। जो गन्ना मिले हम लोग के समय में चालू हुई, वो इन लोगों ने बंद करा दी। तभी तो आप उनके साथ मिलकर के विधानसभा का चुनाव भी लड़े। मैं फिर आपको बता रहा हूं, खानी पड़ी। ये भी तो सच्चाई है ना सर। अरे तो ये तो तमाम जगहों पर मुंह की खा चुके हैं। साथ पसंद है
तीन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुंह की नहीं खाई इन्होंने। वो अभी पता लग जाएगा आपको। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 4 दिन बाद सब पता लग जाएगा। हमने 72,000 कर रहे हैं, हमने 72,000 रुपए, 72,000 सालाना देने की बात की है समाज के सबसे गरीब तबके को। हमने किसान के लिए विशेष बजट के प्रावधान की बात की हुई है। हमने इसके पहले भी किसानों के लिए, इनके समय में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में तमिलनाडु से आए किसानों ने नग्न होकर के प्रदर्शन किया। इनके कृषि मंत्री बोलते हैं कि अगर पानी नहीं है तो पेशाब करो, और इनके नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि किसान जो है लव अफेयर्स के कारण आत्महत्या कर रहा है। मेरठ में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाई पाई जो है गन्ना किसानों की दिलवाई जाएगी। मस्तीक की वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। आज तक ये क्या कर रहे थे? आज तक इन्होंने क्या किया? ये किसानों की बात कर रहे हैं। में छुरा भोंका। एक बात बताओ, इन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 6,000 राजस्थान में आपने कर्ज माफी की बात करी थी किसानों की। किसान को दर दर भटकना पड़ रहा है। अरे जो आपके 3 राज्यों में कर्जा माफी की बात करी, आपने कहा, मैं आपको बता दूं, कहां पेमेंट करी? और पश्चिमी दोनों जगह कितना कर्जा है आपको पता है? कांग्रेस जो है वो इन गरीबों और किसानों और नौजवानों की नुमाइंदगी कर रही है, और इस देश का और प्रदेश का नौजवान उसी के साथ। एस के मुखर्जी साहब, कांग्रेस के दावे हैं कि वही सच्ची नुमाइंदगी कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में, और पिछले अगर हम बात करें 2014 में, तो आपकी सियासी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। एक बार फिर आप लोग उठने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों ने सपा बसपा का भी साथ ले लिया, लेकिन फिर कांग्रेस आपका खेल बिगाड़ने की वहां पर कोशिश कर रही है। कैसे हम देखें? देखिए, इस संबंध में कहना यह है हमारा कि भाजपा को मदद करने के लिए कांग्रेस जो कर सकती है वो इस समय कर रही है। ये इल्जाम आप पे, ये इल्जाम है आप पे कमला, और ये वहां के लोकल लीडर भी लगा रहे हैं, अवाम भी लगा रही है जी। क्योंकि आप देखिए, हमारे यहाँ पर जो स्थिति आप लोग कह रहे हैं, जो भी मेरे भाई लोग यहाँ बैठ के कह रहे हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि किसान के सभी शुभचिंतक हैं तो आपको गाजियाबाद या दिल्ली बॉर्डर पर लाठीचार्ज की जरूरत क्यों पड़ी? यदि उनको सारा पेमेंट हो चुका था तो उनके साथ मारपीट क्यों की गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहां पर एक भी किसान नेता किसानों का हमदर्द कोई क्यों नहीं गया? न कांग्रेस से न बीजेपी से, किसी को जरूरत नहीं थी। क्यों हमारे मंत्री गए वहां? एक सेकंड सर, आप गलत नहीं बोल सकते ना। मैं गलत नहीं बोल रहा, हमारे मंत्री गए वहां। लगातार आप गलत बोल रहे थे उस समय, तो कोई भी हमारे मंत्री वहां गए, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। ठाकुर साहब बता दे रहा, बात कहिए, आप गलत मत कहिए, क्योंकि हम ये बता देना चाहते हैं कि वहां पर मात्र अजीत सिंह के सिवा कोई नहीं गया था। आप अपने समय पर स्पष्टीकरण दीजिएगा। मैं एक बात बता दूं, आप ये बताएं कि वहां पर किसान क्यों गया था? फिर यदि किसान को सारी संतुष्टि थी, शुगर कंट्रोल एक्ट के हिसाब से पेमेंट हो गया था, यदि आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे बंधुगण, मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि आपको पेमेंट हमारे किसान को नहीं मिला, आज भी किसान परेशान है, किसानों को मिल्स बंद की गई, किसानों को पेमेंट आप देने को तैयार नहीं है, और आपके पास पेमेंट रिलीज करने को नहीं है। किसान तो कह रहे हैं उनको पेमेंट मिल रहा है, बस साल भर का बकाया है, पुराना पेमेंट पूरा होता चला जा रहा है। पिछली सरकारों के दौर में हालात बदतर थे। मैं तो बात करके आ रहा हूं ना सर, उस पर जवाब दीजिए। आप बिल्कुल ठीक, और वो इस बात से भी नाराज है। और सुनिए, मुजफ्फरनगर के लोग तो इस बात से भी नाराज हैं कि 2013 के जो फसादात हुए थे उसमें चौधरी अजीत सिंह साहब आए ही नहीं, इस बात को लेकर भी नाराज है। और आज वो किस मुंह से वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी सवाल है वहां के लोगों के बीच में। नहीं देखिए, वो तो ठीक है, खैर अपने अपने प्रश्न सबके हो सकते हैं, जमहूरियत के अंदर हर एक को सवाल उठाने का अधिकार है। पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, मेन चीज जो आज है, जिस पर आज का राजनीतिक सिनारियो, पॉलिटिकल सिनारियो क्या है? वेस्ट यूपी के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, जो 11 तारीख को 8 या 7 सीटों पर इलेक्शन होगा, वहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? जो आज क्वेश्चन वो ये है कि डोमिनेटिंग फैक्टर है, डोमिनेटिंग फैक्टर ये है कि यही वो जगह है जहां पर कि गन्ना या गन्ने का हमारा जो काश्तकार है वो ही मेन है, वो प्रिंसिपल बिल्डर है, किंग मेकर वही है। और जब वो वास्तव में सेटिस्फाइड नहीं है, जब आपने कोई एफर्ट्स नहीं किए, आप यदि एफर्ट्स करते तो उसको सड़क पे नहीं आना पड़ता, यदि आप एफर्ट्स करते तो उसको आपको मारने की जरूरत नहीं थी, आपके पास इतना भी समय नहीं था। लेकिन आप लोगों ने कोई मजबूत नीति रखी होती तो आज आपको तीनों के साथ मिलकर गठबंधन करके लड़ने की क्या जरूरत? हम देखिए, गठबंधन आपको लगता कि अगर किसान आपके साथ है तो आप लड़ जाते सिंगल। आज आप भी तो कहीं ना कहीं अपना वोट बचा कर कैसे भी कर जो है जीत हासिल करने के लिए ताकत लगाए हुए हैं ना। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जब गठबंधन को कतई अनफ्रेंडली न ले, वो फ्रेंडली सिचुएशन है और हम डिवीजन ऑफ वोट्स को रोक रहे हैं। हमारा मकसद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में किस तरह के रिश्ते रहे हैं,
आरएलडी को पहले क्या ये लोग समझते थे वो आप सब जानते हैं। नहीं, इसकी देखिए आज की तारीख में आज देखिए आज जो वोट पड़ रहा है या आज जो वोट डाली जाएगी, सर एक सेकंड, आज जो वोट डाली जाएगी वो आज के पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस के अंदर डाली जाएगी, आपके द्वारा किए गए एक्शन पे की जाएगी, आपकी नॉन परफॉर्मेंस पर दी जाएगी। आप इस सिचुएशन में तो परफॉर्मेंस को लेकर को मुतमईन है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना, किसान कह रहा है कि ठीक है पहले से बेहतर हुआ है। ये ठीक है भाई अजीत सिंह कृषि मंत्री रहे, जिसका डीएनए खराब बता रहे थे उसके साथ अपना डीएनए जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा रहे। शिवसेना जिसने और किसानों को राहुल गांधी के अलावा जिसने चौकीदार चोर कहा वो शिवसेना थी, उसके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। 42 दिनों का गठबंधन जो है दलों का इनके साथ है। जी नहीं कमलाकर जी ठीक है। और कमलाकर जी सच्चाई तो ये भी है ना कि 7 सीटें कांग्रेस ने छोड़ने की पेशकश की, मायावती और अखिलेश यादव ने ये कहकर हमने छोड़ दिया। हाँ, तो मायावती और अखिलेश यादव ने ये कहकर के आप लोगों को साइडलाइन कर दिया कि हमें तो जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी झुक झुक करके जो है सर उसने गड़ा दिया, लेकिन रीजनल दल आपको हाथ नहीं रखने दे रहे। ये भी सच्चाई है। मगरबी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। पछुआ हवाओं का रुख बताएगा कि पूरा इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत काम का है, बड़ा यहां का जो जनादेश होता है असर करता है आगे। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर मजबूत धाक बनाई थी। 2014 में मोदी लहर का ऐसा जलवा था कि बड़े बड़े दिग्गज ढह गए थे और कोई कहीं से पानी नहीं मांग रहा था। लेकिन 5 साल बाद, करीब 4.25 साल बाद हालात थोड़े से बदले हुए हैं। इस बार अपोजिशन मुत्तहिद है। आपको मैं बताऊं कि पूरे मगरबी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, ये जो 11 तारीख को इलेक्शन हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। रामपुर, संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, ये जो मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटें हैं, यहां पर मुसलमान दबदबा रखते हैं। कई जगह फैसला कुन भी हो जाते हैं अगर वो सही गठबंधन के साथ या सही इत्तेहाद के साथ में अगर हो जाए तो। इधर कैराना उपचुनाव में मुस्लिम और जाटों ने एक बार इकट्ठा होकर के आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन को जिस तरह से जिताया, उसने कहीं ना कहीं बड़ी ताकत दी है इत्तेहाद को। और मुसलमान और दलित इस बार पहले से ज्यादा एकजुट भी नजर आ रहे हैं। यह भी यहां का सियासी समीकरण है जो हम देख कर आ रहे हैं। हमने किसानों की बात की, कुछ और समीकरणों की बात करते हैं। जरा एक बार मैं समाजवादी पार्टी के लीडर शहजाद आलम बर्नी साहब के पास जाना चाहूंगा। मेरे साथ हैं शहजाद आलम साहब। हम ये देख पा रहे हैं कि बसपा सपा गठबंधन जो है मजबूती से लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे बार बार शक होता है, वो ये होता है कि क्यों आपको लगता है कि सपा का वोट बसपा को या बसपा का वोट जो है वो सपा के उम्मीदवार को चला ही जाएगा? ये कैसा कॉन्फिडेंस है? ये नामुमकिन भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि मुमकिन न हो, क्योंकि आप लोग जो गणित बैठाकर चल रहे हैं वो 100% सही हो, इसकी क्या गारंटी है? मुझे वोट ट्रांसफर को लेकर के शक है सर। इमरान भाई देखिए, एक छोटी सी मिसाल होती थी, हम लोगों ने बचपन में गांव में सुनी थी कि 2 लोग हल्के भी होते हैं तो मिलकर के किसी एक धुरंधर को हरा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो जो उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जो मुद्दे अभी चल रहे हैं। ये तो आप लोग सोचते हैं ना, वोटर ये कैसे सोचेगा? नहीं, मैं अभी बात करूंगा उस पर। थोड़ा मैं बहुत खामोश बैठा हुआ था इसलिए बातें सुन रहा था सबकी। 2 बड़े मुद्दे हैं वहां पर। देखिए, एक तो वोट बैंक है, जो आपने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक है जो कंसोलिडेटेड है, एक जगह मुत्तहिद होकर के वोट करने पे लगा हुआ। दूसरा है किसानों का मुद्दा कि उनका पेमेंट कितना है। अगर उनके पेमेंट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छोटे मोदी जी को अगर एयरपोर्ट पे पकड़ लिया होता तो किसानों का सारा जो भुगतान है वो हो गया होता। 13,000 करोड़ लेकर के भाग गए थे छोटे मोदी जी। तो अगर ये छोटे भाई को पकड़ लेते, वो वक्त रहते, तो मेरे ख्याल से किसानों का मुद्दा ही खत्म हो जाता। टूटियों को ही रोक लेते, उत्तर प्रदेश में टूटियों की चोरी हुई, अगर उसको रोक लेते तो भी भुगतान हो जाता समाजवादी पार्टी के। जो नीचे दबा रखे थे सब, आपकी मुलायम सिंह यादव जी ने कल जो फर्श तोड़ के निकाले हैं उससे हो जाता पेमेंट का आशीर्वाद दिया है। जी, मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी में ही है ना? जी, मैं अभी उस पर भी बात करूंगा। आपके संरक्षक है ना पार्टी की? अरे मैं अभी उस पर बात करूंगा, अभी देखिए इमरान भाई, अगर जब आप जी न्यूज से जब आप रिटायर होंगे तो जो लोग आपके मुखालिफ भी होंगे वो भी आपको दुआएं देंगे। ये एक राजनीतिक शिष्टाचार है, ठीक है, ये एक राजनीतिक शिष्टाचार है। उन्होंने मनमोहन सिंह को भी दुआएं दी थी, वो भी नहीं आए। मोदी जी को दुआएं दी हैं, वो भी नहीं आएंगे। तो ये भी ठीक है, आप जरा मेरी बात सुन लिए, मैं बात पूरी कर लूं पहले। काम थे जो मैंने उनसे कहा था और उन्होंने मैं बात पूरी कर लूं। मैंने तो कई बार ये भी समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछा कि ऐसे कौन से काम थे, तो वो बताने को तैयार नहीं है। नहीं, मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं एक बात, फिर आप बोलिएगा मैं खामोश बैठा हुआ था इसलिए।
देखिए जो बड़ा मुद्दा है वो यह है कि जो ये 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसका अगर आप पिछले 20 दिन का या 30 दिन का रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो कल ही जो है वो योगी आदित्यनाथ एक रैली करके गए गाजियाबाद में, जहां उन्हें 1 घंटा इंतजार करना पड़ा कि थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी हो जाए तो मैं बोलूं। दूसरा जो किसानों का मुद्दा था, योगी आदित्यनाथ बयान दे करके गए कि भाई किसानों का मुद्दा अगर खत्म करना है तो आप गन्ना बोना ही बंद कर दो क्योंकि गन्ने से शुगर होती है। अब इन लोगों को कौन जाकर के समझाए कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो गन्ने के बारे में तो हो सकता है मुद्दे खत्म हो जाएं। गन्ने से शुगर नहीं होती है, ठीक है, वो एक अलग बीमारी है। तो इनको समझाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से बीजेपी वाले नेताओं को तो खासतौर से पढ़ाई करानी चाहिए थोड़ी सी। नहीं शहजाद आलम साहब, लेकिन आप पढ़ लोगे बहुत अच्छा है। हमने तो बात की ना, वो कह रहे हैं बहन जी के दौर में और अखिलेश जी के दौर में कई चीनी मिलें बिक गई और एक कहीं ना कहीं पेमेंट को लेकर भी बहुत परेशानी थी। हालात इधर योगी सरकार आने के बाद कुछ बेहतर हुए, उन्होंने कहा पूरी तरह तो नहीं, लेकिन मैं उस पे पहले से बेहतर हुए। मैं उस पर जवाब दूंगा आपको, मैं उस पर जवाब दूंगा। देखिए योगी सरकार के टाइम में बेसिकली जो अभी हमारे एक भाई ने आंकड़ा दिया था कि इस बार गन्ने का उत्पादन बढ़ा, उस पे आप जरा पुराने आंकड़े उठा के देखिए कि जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं वो जाके किसानी में लग जा रहे हैं, तो इसलिए गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है। दूसरी बात यह मेरी बात सुन लीजिए। आप कभी स्कूल जाया करिए। जी मैं भी जाया अच्छा होता है जी, मैं पढ़ा हुआ हूँ माशाल्लाह से। हाँ जी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि तो फिर वो कांग्रेसियों के कांग्रेसियों ने स्कूल बनाए थे जिसमें सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं पास होने के, नहीं उन्हीं में पढ़े होंगे। अब बात सुनो, आप लोग नाराज हो जाते हैं। सर्टिफिकेट के पास होने का सर्टिफिकेट बिना पढ़े दे दिया होगा। वो कपिल सिब्बल जी ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी डिग्रियों की बात करते कि डिग्री पकड़ा दो और जाओ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएट हो जाओ। बात सुन लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे 2 बड़े आंकड़े, मैं जो मोटा मोटा आप अभी घूम करके आए पूरे चुनाव को, 2 बड़े आंकड़े कि एक किसान डिसाइडिंग फैक्टर है, दूसरा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर इन आंकड़ों को आप देखें जो 8 जिलों में चुनाव होने हैं तो गठबंधन का वोट बैंक जो आप सोशल इंजीनियरिंग करेंगे अगर उसको देखें तो बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का किसान वोट बैंक और समाजवादी पार्टी का, मैं समझ गया ये वोट बैंक। इमरान भाई विलय कर लो ना आपस में, कोई शुभ नहीं है। इमरान भाई विलय क्यों नहीं कर लेते? क्या कहेंगे, 2 शब्द कहिए जरा कांग्रेस के लिए, 2 शब्द कहिए। इसको विलय कर लो ना आपस में, कांग्रेस को भी ले लो साथ में। लगाने की जी मैं ले रहा हूं उसमें, सबको विलय कर लो। नहीं। और इसका लड़ो ना सामने आके। अगर हम देखें सोशल इंजीनियरिंग का फायदा तो फिर बीजेपी ले जाएगी अगर कांग्रेस जहां से लड़ रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो गठबंधन के पास जो वोट बैंक है इन 8 जिलों पे अगर वोट को आप काउंट करेंगे तो गठबंधन की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो करीब 65% वोट बैठता है, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, गौतम बुद्ध नगर हो या फिर जातिवाद नहीं चलेगा इस देश में साहब। नहीं चलता है, जातिवाद नहीं चलेगा। देश के लोग समझ गए, आप समाज को बांटकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हो, देश को जोड़कर रखकर सत्ता नहीं पाना चाहते। हाँ, अब समाज बटेगा नहीं। जी समाज आपको जनता जवाब देगी अभी इस चुनाव में कि मोदी आप जिंदगी में जातिवाद की बात नहीं करोगे। किसी सभा में जाकर यह फार्मूले नहीं चलेंगे पुराने वाले। देश की जनता जाग गई है। बीजेपी ने क्या कम किया है? क्या देश की जनता जाग गई है ना? बीजेपी ने जाट, राजपूत, वैश्य, दलित सारों पर दांव लगाया हुआ है। हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। नहीं, आपने भी बिठाए सर, आपने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे बिठा रखे हैं आपने समीकरण। हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। बोले तो बोले, चलनियों बोले जी करे 72 मेरठ में आज इनके प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, मोदी जी का, कि उन्होंने कहा कल रैली में कि इस देश में हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवाद का भी ये मजहब डिसाइड कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो है वो नहीं तो आप बता दो, भगवान आप बता दो, हो सकता है दलित बताते हैं। और आपने तो हिंदुओं को अपमानित किया, आतंकवादी कहा उनको भगवान आतंकवाद से साबित किया। अरे तो थोड़ी बहुत शर्म है क्या? बोल चुकी है, थोड़ी बहुत कांग्रेस को शर्म है। एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर आना चाहूंगा और ये शांत मुद्दे भी कहीं ना कहीं असर करते हैं। देखिए सर, मैं आना चाहूंगा मनीष जी। ठीक है शहबाज, मैं आऊंगा आपके पास सर। शहजाद साहब, मनीष जी, आरएलडी की मौजूदगी और खासतौर से कुछ सीटों पर हम देखें आरएलडी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उनके बड़े लीडर वहां से लड़ रहे हैं। कांग्रेस अगर साथ हो जाती तो और हालात बेहतर हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, ये जैसा कि गठबंधन सोचता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ऐसे में कुछ जगहों पर तो ये होता है कि फिर कांग्रेस के उतर जाने से भाजपा फायदा ले जाएगी। देखिए क्या होता है कि आज कांग्रेस
समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की और आरएलडी की बहुत सावधानी से आलोचना करती है। इतनी सावधानी से कि उन्हें बुरा भी ना लग जाए और उनका काम भी चल जाए। तो पहले तो कांग्रेस की स्थिति बता दूं, जिसकी ये बुराई करते हैं उससे ये अपना गठबंधन बनाने के लिए लालायित थे। मायावती जी ने साफ कर दिया, नहीं कोई लालायित नहीं थे। नहीं मनीष जी, अनर्गल बात बोलना पड़ेगा, कोई लालायित नहीं थे। कांग्रेस के सबूत कहां से? ये सच्चाई है। आप पार्टी हमारी नहीं, अरे तो अजीब आप बात कर रहे हैं। अगर इतने ही लालायित होते तो आपने सीटों को छोड़ दी, चले जाते। तो आपने सीटों को खट्टे हैं वाली कहावत सुनी है? आप एक बात बताइए, उन्होंने 2 सीटें छोड़ी वाली कहावत सुनी है? गठबंधन तो है नहीं, ये अनडिस्क्लोज्ड गठबंधन अरे है। सारी कोशिश कर ली, मुझे पूरी बात करनी है। ये सिर्फ एक ये अब इनकी सावधानी से सहयोग है। तो अब ये कांग्रेस की स्थिति खराब है। जब दुश्मन यहाँ पे इतना खतरनाक लेवल का हो जो समाज को बांटने की राजनीति कर रहा हो, तो लाइक माइंडेड फोर्सेस को आपस में सहयोगी होना तो विलय कर लो भाई, यहाँ पे कह रहे विलय हैं करो, पूरी बात विलय कर लो, इकट्ठे हो जाओ, समझिए, इसको ऐसे भी समझिए, विलय कर लो, विलय। इसको वैसे भी समझिए, गठबंधन कांग्रेस को कितना हल्के में लेता है, वो उसका एक उदाहरण ये है। सहारनपुर में राघव लखनपाल और इमरान मसूद के बीच में है टफ मुकाबला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर के साथ हो जाने की वजह से या चंद्रशेखर की मदद लेने की वजह से, चंद्रशेखर आजाद की मदद लेने की वजह से मायावती इस कदर परेशान हो गई और चिढ़ गई कि उन्होंने फजलुर रहमान को उतार दिया। मतलब कांग्रेस की जीत या कांग्रेस की अहमियत से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब कांग्रेस को कुछ समझना ही नहीं है। जहां कांग्रेस जीत की स्थिति में भी होगी, वहां भी हम आकर के खड़े हो जाएंगे। ये स्थिति कर दी गठबंधन ने। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। कमलाकर जी, कैसे हम माने? मैं अपनी पूरी बात कर दूं। सियासत में हर पार्टी अपना चुनाव लड़ती है। जो लोग के साथ गठबंधन होता है, इनका ओम प्रकाश राजभर से लेकर के अनुप्रिया पटेल से लेकर के तमाम दलों से यूपी में ही गठबंधन है। छोड़िए, आप हम भी तो बता रहे हैं। अरे हमारा गठबंधन तो सामने है। दिक्कत है, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हमने निषाद पार्टी को भी सीटें दी हुई हैं और हमने इनके लिए भी छोड़ी हैं, इन्होंने भी हमारे लिए छोड़ी हैं। हम मेन दिक्कत क्या है कि इस समय मरकजी हुकूमत और प्रदेश सरकार की हुकूमत, ये दोनों जगह जो है, जो पार्टियां सत्ता में बैठी हुई हैं, वो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, समाज विरोधी। आप ये समझिए, इन्होंने समाज को फाड़ फाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और गाय के नाम पर ये मॉब लिंचिंग करते हैं, ये आदमी को मारते हैं और अरे भाई, उस पर सियासत करना चाहते हैं। ये बता दो मुझे, इसलिए जब बता दो फोर्सेस हैं अगर पावर में, तो उनके खिलाफ लाइक माइंडेड फोर्सेस आपस में सहयोगी होती हैं। अशोक जी इसका जवाब दे दीजिए। एक बात, संगीन इल्जाम, एक मिनट आप सुन लीजिए मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा है देशद्रोह का कानून समाप्त करेंगे। आपसपा जो है एकदम लोगों का सुन लीजिए पहले, सरकार से अगर सुन लीजिए पहले, तो आप उनके ऊपर देशद्रोह का वो लगाते हो। सुन लीजिए, सुन लीजिए। 8 जो है वो जो अब सुन लीजिए, अब हिम्मत रखिए सुनने की, उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगा। सुनने की रात में 1 अब हिम्मत रखिए सुनने की। अब क्यों मिर्ची लग रही है? हिम्मत रखिए ना, मैं कह रहा हूँ पहले आप जवाब सुनिए ना। ये ट्रेंड आपने, अरे चोर की गाड़ी में तिनका, आप सुनना नहीं चाहते। जो पाप कर रखा है उसको सुनना नहीं चाहते आप। का दुरुपयोग आपने जो पाप किया उसको सुनना नहीं चाहते। आपके कारण तो आप देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ठीक है, आप देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। आपके सवालों के जवाब आप दीजिए। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुनिए। हिम्मत है तो सवालों को लेकर के, अरे हिम्मत है तो सुनिए। इनसे क्या सवाल करना? अगर हिम्मत है तो सुनिए आप। इनसे तो हिम्मत नहीं, मैं एक ब्रेक लूंगा। मैं अपनी चर्चा को हाईजेक नहीं होने दूंगा। मुझे एक एक सवाल का एक एक जवाब चाहिए। मैं एक ब्रेक लूंगा। आपने जो सवाल उठाए अब उनके जवाब मैं बाकी लोगों से लूंगा और अशोक जी से भी लूंगा। मैं ब्रेक के बाद हाजिर हो रहा हूं। अभी लौट रहे, पहले भी कहा था अशोक भाई, अभी लौट रहे, नहीं अभी लौट, बोलूंगा, अभी लौट।
पछुआ हवाएं तय करेंगी किस तरफ ये बयार बहती है, किसके फेवर में बहती है। और 11 तारीख को पहले मरहले की 11 अप्रैल को वोटिंग है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मगरबी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां से 8 सीटों पर पहले दौर की वोटिंग होने जा रही है। मैं अशोक जी से बात करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। जो सवाल इन्होंने उठाए कांग्रेस की तरफ से आए हैं, पहले मैं उसका जवाब आपसे ले लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। आखिरी मरहले में है, सबको मैं मौका देना चाह रहा हूं जी। देखिए, इस देश के अंदर जो कांग्रेस ने जो अभी जिस तरह का कानून, ये घोषणा पत्र जारी किया है, मुझे लगता है ये जो आतंकवादी है, नक्सलवादी हैं, अलगाववादी हैं, कहीं ना कहीं उनको बड़ा कष्ट है इस देश के अंदर, और ये उनके कष्ट निवारण के लिए कानून मसूद को दामाद की तरह छोड़ क्या है कमलाकर बता आप रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये देश के अंदर जो उमर अब्दुल्ला ने जो डिक्लेयर किया कि इस देश के अंदर 2 राष्ट्रपति होंगे, 2 प्रधानमंत्री होंगे, ये उनके मंसूबे पूरे करने के लिए कानून लेकर आए हैं। अब इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, आतंकवादियों को खुली छूट देना चाहते हैं कि वो लोगों को मारे, लोगों को काटे, उनको डर नहीं हो, आतंकवादी, नक्सलवादी, अलगाववादी खौफ में नहीं रहे, वो जो ऐश करे, लोगों को कत्ल करे, मारे और देश को जो है, देश की जनता को ये तबाह करे, बम फोड़े और ये उनको छोड़ दे। पूरी तरह ये कानून किसके लिए बनाया आपने? देशद्रोहियों को संरक्षण देने के लिए, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उनको संरक्षण देने के लिए ये कानून लेकर आए। अरे आपका दुस्साहस है ये, इस देश के अंदर ये दुस्साहस है, इस देश के आतंकवादियों और नक्सलवादियों के लिए कानून बनाते हैं। इससे बड़ा कांग्रेस का दुस्साहस हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कांग्रेस क्या चाहती है इस देश के अंदर। आपके पास आ रहा हूँ, किसानों का मसला लेकर, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समय बर्बाद कर। चलिए किसान, अशोक जी जरा किसानों पर बात करें, किसानों पर एक बार फिर बात करने दीजिए ना। देखिए, किसानों के जो दूसरे मुद्दे हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी सुनिए, ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ, मैं सारी बातें आपकी किसानों की बात आने दो, लगातार बात कर रहे हैं, किसानों की बात आने दो। देखो, एक मिनट ऐसा ना करो, पुष्पेंद्र सिंह जी बताइए। देखिए, 2-3 मुद्दे जो किसानों के बाकी सारे लोग, सारी पार्टियां हमने देखा मगरबी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों खड़ी है, ठीक है, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना। मगरबी उत्तर प्रदेश में पुष्पेंद्र सिंह जी, सारी पार्टियां किसानों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए, अटैक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार किसान का क्या मंथन चल रहा होगा और वो क्या चाहता क्या है, ये थोड़ा सा मुझे जल्दी से समझा दीजिए। देखिए, एक तो किसान ये चाहता है कि उसकी लागत फसलों की कम हो और उसे उचित मूल्य मिले। इन दोनों ही प्रोमिसेस में अपने भाजपा फेल रही, क्योंकि इन्होंने लागत कम करने का वायदा करके डीजल की लागत लगातार बढ़ाई, फर्टिलाइजर जो खाद की लागत लगातार बढ़ाई, बिजली के रेट लगातार बढ़ाई, लेकिन जो इन्होंने 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना देने का वायदा किया था, स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशन लागू करी हमने लागू करी। नहीं, अब आप C2, E2, F2 लाएंगे, वो थोड़ी होगा। संपूर्ण स्वामीनाथन जी ने रिकमेंडेशन बोला गया, मैं आपके बीच में बोला वो लागू करी और 22 फसलों में लागू करी, 22 फसलों में। आप जो है हर आदमी के बीच में ना बोलो, मैं कह रहा हूँ लागू करी, वो बताओ ना आप जनता को। ठीक है, जल्दी अपनी बात रखिए सर, मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। दूसरा, इन्होंने कर्ज माफी की जो बात कही थी, आज भी आप चले जाएं, जो इन्होंने सारा फसली ऋण माफ करने की बात की थी, बाद में उस पर तरह तरह की इन्होंने शर्तें लगा दी, वो नहीं हो पाया। तीसरा, जो गन्ने के विषय में मैं बता दूं, गन्ने का मूल्य हर बार 20-25 रुपए प्रति कुंटल बढ़ता था, लेकिन इस बार इन्होंने जो है 5 पैसे भी नहीं बढ़ाए उसमें। इससे भारी रोष किसानों में है। और आवारा पशुओं के विषय में मैं आपको बता चुका, उससे दलित और मुसलमान दोनों ही प्रभावित है, जो चमड़े के उद्योग में और मांस के उद्योग में लगा हुआ था। और जो डेयरी किसान है वो बहुत बड़ा परेशान है, क्योंकि डेयरी के जो दूध के जो रेट है 8-8, 10-10 रुपए कम हुए हैं। और जो भाई कमलाकर जी पूरी बात कहना चाह रहे थे, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, चाहे दलित है चाहे मुस्लिम, सब परेशान है। गरीबों को क्या ठोस रखा है, RLD में क्या ठोस रखा है, दिया। मैं आऊंगा एक बार और आ जाऊंगा सर। एक सेकंड, हम एक बात कहना चाहते हैं भाजपा के महोदय से कि आपको इमला बोलने की आदत छोड़ दीजिए। कभी तो जिंदगी के अंदर इंसानों को भी हमको सुन लीजिए, हम भी गरीब लोगों को सुन लीजिए। प्लीज देखिए, हम सुन लीजिए पहले। देखिए, आप हमारे बीच में मत बोलिए, हम बोलेंगे किसानों की सारी हम एक बात कह रहे थे। देखिए, आप वो हम बताइए कि अजीत सिंह ने क्या किया। अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस कृषि मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार में हिस्सेदारी होते हुए
उन्होंने गन्ना किसानों के लिए क्या किया, इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर जो आप केवल अच्छी बातें करेंगे, जिम्मेदारी आगे आप बताइए। अजीत सिंह आप एक बात बताइए सर, गरीब आदमी जो हमारे यहाँ पर जो युवा है, देखिए कई लाख युवा आज की तारीख में 2014 में जो वोटर नहीं था, आज वो 2019 में वोटर है और वोटर होकर के पहली बार आ रहा है। उसकी आशा क्या है? उसकी आशा आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे पिछले 2-3 दिन से मैं भी खुद देख रहा हूं, सोशल उस पर आ रहा है, सोशल आपके नेटवर्क पर आ रहा है, दिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ का जो युवा बेरोजगार है वो काश्तकार का ही बच्चा है, वो काश्तकार से बाहर नहीं है। काश्तकार हमारे यहाँ का जो स्पाइन है, जो हमारे यहाँ पर एक सेकंड सुन लीजिए सर, एक सेकंड सर, बोलिए आपसे मियां बीवी बच्चों समेत अजीत सिंह सत्ता का मजा लेते रहे, आप कृषि मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की सत्ता का हिस्सा रहे, क्या किया उसका जवाब क्यों नहीं देते आप? शब्दों को मत बोलिए, गन्ना किसानों के लिए क्या किया उसका जवाब दीजिए। हमने ही मदद की थी, आपने और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान छोड़ के भागे, वो आप तो बोल रहे हैं जल्दी से बात रखिए, क्या लेकर आए हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका इंश्योरेंस के संबंध में कोई बात आप किसानों के जो आप मेडिकल इंश्योरेंस बिल्कुल वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं जी। देखिए मैं ये समझता हूं कि जो बच्चा 2014 में 13 साल का हुआ करता था, उसने एक सपना देखा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और वो अब 18 साल का हो गया और गन्ना लिए बैठा हुआ है कि अच्छे दिन अभी तक नहीं आए, इसलिए मोदी जी उधर को भटके ना। ठीक है, ये रिजल्ट होने वाला है क्योंकि वो अच्छे दिन के इंतजार में था, नौकरियों के इंतजार में था कि मैं जब तक बड़ा होऊंगा 5 साल में मोदी जी मेरे अच्छे दिन ले आएंगे। वो कितने अच्छे दिन आए ये राठौर साहब बैठे हुए हैं, ये खुद ही बताएंगे कि इनके कितने। वो आवाम तय करेगी, वो आवाम तय करेगी। मनीष जी देखिए, गन्ना किसानों की बात करके हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो बहुत सालों से वहाँ के लोकल लोगों की एक मांग थी कि इसको हरित प्रदेश बना दिया जाए। आज सब की सब पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो, सब के सब इस पर शांत बैठे हुए हैं। जितने देश में छोटे छोटे प्रदेश होंगे, देश के किसानों का, मजदूरों का और मध्यम वर्ग का भला होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इस देश की कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। समस्या ये है। देखिए, एक बात मैं कह रहा था कि अब किसान ये सोचता है कि हम राष्ट्रीय लोकदल को वोट क्यों दें, क्योंकि इनकी 3 सीटें हैं, इन्होंने क्या निर्णय ले पाना है। वो कांग्रेस, वो समाजवादी पार्टी मायावती को वोट क्यों दें, कल को इनका गठबंधन अलग हो गया तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भाजपा के सामने अगर कोई टक्कर देगा तो कांग्रेस देगी, और इसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ा लाभ होने की संभावना है। कांग्रेस ढूंढनी पड़ेगी ना। ठीक है, चलिए, मेरे पास 1.5 मिनट है, मैं आप दोनों को साथ थोड़ा वक्त दे रहा हूं, जल्दी से अपनी बात रखिए। वो दिया क्या ठोस ला रहे हैं, इल्जाम नहीं, कांग्रेस ने इस देश में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर पैदा किए और ये लोगों से पकौड़ा बिछवाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने इस देश के नौजवान, भाजपा से बेटी बचाओ की स्थिति हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय जो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो सेक्स रैकेट में फंस जाते हैं। आप ये समझिए, किसानों को पूरी तरह से जो है वो इन्होंने बर्बाद किया। छोटे जो उद्यमियों को जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन ने सड़क पर देश की अर्थव्यवस्था को ला दिया। पूरे देश का और पूरे विश्व का अर्थशास्त्री इस बात का वो था, और बेरोजगार हो गए। 5 करोड़ नकली लोग, जीडीपी घटेगी, और 5 करोड़ नकली लोग थे, धरती पर पैदा नहीं हुए। राशन ले रहे थे, पेंशन ले रहे थे, तनख्वाह ले रहे थे, नकली टीचर, नकली राशन कार्ड। ठीक है, निजी हमले नहीं, निजी हमले नहीं सर, आप मुद्दों पर रहिए ना, मुद्दों पर रहिए। ठीक है। अरे फिर तो आपके तमाम बड़े लीडर जमानत पर चल रहे हैं सर। आपकी टॉप लीडरशिप, बेरोजगारी तो कांग्रेसियों की बड़ी है, आपकी टॉप लीडरशिप कांग्रेसियों की बेरोजगारी बड़ी है। इस तरह के इल्जाम है। 5 करोड़ नकली जो राशनधारी थे, अशोक जी, वो हमने रोक दिए। 98,000 करोड़ की चोरी रोकी, जो कांग्रेस पूरा हुआ। अशोक जी, इंडियन ऑयल बेच रहे हैं, ओएनजीसी बेच रहे हैं। आज सारे इंस्टीट्यूशन कांग्रेस के बनाए हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपको मैंने बोलने का मौका दिया तो आप फिर दूसरों को नहीं देंगे क्या? पूरी तरह ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात, सुन लिया। देश विरोधी और गरीब विरोधी सरकार है। ठीक है। और अशोक जी जल्दी से फेल हो चुके हैं। एजुकेशन पर बात करें, मेन चीज एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन है, उस पर बात करिए। किसान का हो या किसी का बच्चा है, चलिए, ठीक है।
अब मेरे पास 10 सेकंड बचते हैं। मैं चाह रहा था कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस अपनी बात ठीक से रख पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस कदर इल्जामों और इल्जाम तराशी का दौर है कि क्या कहें, ये तो आवाम को फैसला करना है। मैं चाह रहा था बीजेपी और कांग्रेस खोल करके अपनी थोड़ी थोड़ी बात रखते, अपने मुद्दे रख देते कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये लेकर आ रहे हैं। लेकिन वो है ना कि आप लोग बातें करते करते फिर निजी इल्जामों पर पहुंच जाते हैं और सीधे इल्जाम तराशी का दौर ऐसा शुरू होता है कि फिर कोई किसी की सुन नहीं पाता। बहुत शुक्रिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जागरूक है, बेदार है, हम देखकर आ रहे हैं। उनके पास मुद्दे हैं, वो मुद्दों को समझ रहे हैं, उसके मुताबिक बहुत समझदारी से वोट करने वाले हैं। ये भी इस बार साफ तौर पर लग रहा है। किस तरफ बयार बहती है ये तो 23 मई को पता चलेगा। लेकिन पहले चरण का जो ये वोटिंग होने जा रही है, मतदान होने जा रहा है, अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि वो किस तरफ होने जा रहा है और कहां से फिर आगे बयार बढ़ती है, बहती है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप लोगों का हिस्सा लेने के लिए। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोटे तौर पर तमाम मुद्दों की इस चर्चा में बात की। आप देखते रहिए जी सलाम।